चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम वेलकम टू द CGPSC कोच। और आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत क्लास 9 पर डिस्कस करेंगे। क्लास 9 की श्रृंखला में हम मुख्य रूप से आज जिन राजवंशों, जिन डायनेस्टी पर डिस्कस करने वाले हैं वो दो प्रमुख डायनेस्टी, वंश हैं, शैल वंश और नल वंश। कौन कौन से? शैल वंश और नल वंश। तो हम मुख्य रूप से अभी छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि भाई ये शैल वंश क्या था, है ना। राजा महाराजा और जो शासक रहे हैं उनके विषय में हम लोग जानना चाहते हैं, उनको हम पढ़ना चाहते हैं, उसके विषय में कुछ जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक प्रश्न तो शैल वंश से ही पूछ दिया गया था, और आगे जो नल वंश हम पढ़ने वाले हैं, नल वंश से तो ढेर सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, किन तरह के प्रश्न वर्तमान की प्रासंगिकता में आपको अध्ययन करना चाहिए, इन सभी बातों पर, इन सभी पहलुओं पर हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिंक को जितना अधिक हो सके शेयर कर दीजिए, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। फिर आज की यह क्लास हम लोग प्रारंभ करेंगे। भाई हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का इतिहास आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ दो प्रमुख क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों को पहले थोड़ा सा आप देख लो। छत्तीसगढ़ में आप लोग जानते हैं दुर्ग डिवीजन है ना, दुर्ग डिवीजन है, ये दुर्ग डिवीजन। तो दुर्ग डिवीजन में मुख्य रूप से हम लोग बात करना चाहेंगे शैल वंश की, है ना। तो शैल वंश को हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। दुर्ग डिवीजन से संबंधित सूर्यवंश या शैल वंश पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और पुष्करी और भोपालपट्टनम, ध्यान दीजिएगा, दोनों नाम ध्यान रखने योग्य है। एक तो भोपालपट्टनम, पुष्करी, और है ना कोरापुट उड़ीसा। देखिए कई तो बुक में ये आपका कांकेर दिख रहा है ना, कांकेर के क्षेत्र को भी कोरापुट कह दिया जाता है। तो कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि कोरापुट कांकेर वाला एरिया भी रहा होगा। उड़ीसा पूर्व में कोरापुट, और आपका छत्तीसगढ़ बीजापुर क्षेत्र में हम लोग देखते हैं पुष्करी, भोपालपट्टनम। ये मुख्य रूप से किसकी राजधानी रही है, कौन से राजवंश की राजधानी रही है? नल वंश की। देखो दो तीन बातें मैं स्पष्ट रूप से आपसे डिस्कस कर लेना चाहूंगा, बात कर लेना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जो छत्तीसगढ़ में ये दक्षिण छत्तीसगढ़ है, जिसको हम दंडकारण्य रामायण काल में कह रहे थे, महाभारत में महाकांतार कह रहे थे, हम बस्तर कह रहे हैं, है ना। तो ये बस्तर जो है, मुख्य रूप से इस बस्तर के विषय में हम लोग थोड़ा सा जानना चाहेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं बस्तर, इसको क्यों कहा जाता है, बस्तर की किंवदंतियां क्या हैं, इन किंवदंतियों पर भी आपसे डिस्कस करूंगा, बात करूंगा, है ना। तो जो नल वंश के अलावा दो और प्रमुख राजवंश हैं जो छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में अपना राजपाट किए, जैसे छिंदक नागवंश और काकतीय वंश। तो पहली बात तो यही आप लोग को जान लेना चाहिए कि ये जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है ना, अपना जो ये है ना, ये जो साउथ छत्तीसगढ़ है, बस्तर वाला रीजन है, बस्तर वाला रीजन है ना। तो इस बस्तर वाले रीजन में हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से तीन प्रमुख राजवंश हैं, तीन प्रमुख राजवंश, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहां तीन प्रमुख राजवंश शासन कर रहे हैं, तीन प्रमुख राजवंश शासन करेंगे। कौन कौन से तीन प्रमुख राजवंश हैं? तो एक तो आप नाम याद रख रहे हैं, क्या नाम है बताओ, कमेंट में जल्दी बताओ। नल वंश, जिसके विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे, नल वंश, ठीक है। पहला क्या है? नल वंश। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वंश रहा है, डायनेस्टी रहा है, जिसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे, नल वंश, छिंदक नागवंश। और फाइनली हम लोग बात करेंगे किसके विषय में? काकतीय वंश, काकतीय वंश।
तो बहरहाल हम डिस्कस करना चाहते हैं नल वंश के विषय में और सूर्य वंश के विषय में, जिसको हम शैल वंश के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, जब भी मैं बस्तर रीजन की बात करूं तो ये 3 राजवंश आपके दिमाग में आने चाहिए, नल, छिंदक और काकतीय। क्या बोलोगे? नल, छिंदक और काकतीय। जब भी मैं बस्तर क्षेत्र के विषय में बात करूंगा तो बस्तर क्षेत्र के विषय में 3 बातें आपको ध्यान में आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए, नल वंश, छिंदक वंश और काकतीय वंश। हम मूल रूप से नल वंश पर बात करना चाहेंगे, उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट एट ऑल शैल वंश के विषय में। ठीक है, फर्स्ट एट ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट शैल डायनेस्टी। क्या? शैल डायनेस्टी। इसे हम कहते हैं शैल वंश, शैल वंश। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में हम लोग देखते हैं 7वीं 8वीं शताब्दी के मध्य, 7वीं 8वीं शताब्दी के मध्य हम लोग देखते हैं कि 7वीं 8वीं शताब्दी के मध्य छत्तीसगढ़ में एक राजवंश रहा है, जिसको हम शैल डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। इसी वंश को हम सूर्यवंशी राजवंश के नाम से भी कई बार पुकार देते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो सूर्यवंशी राजवंश रहा है, सूर्यवंशी राजवंश रहा है, इसी सूर्यवंशी राजवंश को हम लोग शैल वंश या शैल डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। कौन सा शताब्दी? तो 7वीं 8वीं शताब्दी। दूसरी बात कि भाई छत्तीसगढ़ में ये लोग कहां, किस क्षेत्र में अपना शासन किए, कौन कौन से क्षेत्र में इन्होंने शासन किया? तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में यहां पर आप लोग देखना, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में ये आपका है दुर्ग। कौन सा प्लेस है? दुर्ग। तो मुख्य रूप से दुर्ग एरिया में, है ना, मुख्य रूप से दुर्ग एरिया में इस शैल डायनेस्टी ने अपना व्यापक क्षेत्र था। इस एरिया में छोटा सा ही क्षेत्र था, लेकिन अपने अपने क्षेत्र के लिए, अपने अपने राजवंश के लिए वो अपने आप में व्यापक है। तो दुर्ग क्षेत्र में मुख्य रूप से हम लोग को सूर्यवंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इनकी जो सोर्स है ना, सरहदी ग्राम के रघोली से प्राप्त ताम्रपत्र से हमें जानकारियां मिली हैं शैल वंश के विषय में। इनका सोर्स क्या है? सोर्स, नॉलेज का सोर्स क्या है? पहली बात तो हमें सोर्स नॉलेज मिला है कहां से? दुर्ग से। ठीक है, बालाघाट के, दूसरा जानकारी आप ध्यान में रखिएगा, बालाघाट का एक गांव सरहदी ग्राम रघोली, सरहदी ग्राम, बालाघाट के सरहदी ग्राम रघोली ताम्रपत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रघोली ताम्रपत्र। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राजाओं को अभी तक पूछा गया है एग्जाम में कि राजा लोग प्रमुख कौन से थे करके। इस बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ में सूर्यवंशी रहे हैं या शैल वंश रहे हैं दुर्ग क्षेत्र में, इनकी जानकारी कहां से, किस ताम्रपत्र से मिला है? तो आप ताम्रपत्र को ध्यान में रखिएगा, रघोली ताम्रपत्र। एक तो छत्तीसगढ़ में दुर्ग से, और बालाघाट का एक समीप का गांव है जिसका नाम है रघोली। तो रघोली ग्राम में रघोली ताम्रपत्र से हमें इसकी जानकारी मिलती है। यहां पर जो प्रमुख शासक हुए हैं ना, उन शासकों के विषय में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। प्रमुख शासक, इन प्रमुख शासकों के विषय में एग्जाम में प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है कि शैल वंश से संबंधित प्रमुख शासक कौन कौन थे, इनके क्रम को आप समझाएं या किस रूप में इनकी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो ध्यान में रखिएगा, श्रीवर्धन, श्री पृथ्वीवर्धन, क्रम से याद रखिएगा। श्रीवर्धन पहला, श्रीवर्धन के बाद श्री पृथ्वीवर्धन। पहले कौन है भाई? श्रीवर्धन के बाद आपने क्या देखा? श्री पृथ्वीवर्धन के बाद आप देखेंगे जयवर्धन, है ना, जयवर्धन। श्रीवर्धन के बाद जयवर्धन।
वर्धन। श्रीवर्धन को ही माना जाता है कि इस वंश का ये संस्थापक रहे होंगे। ठीक है, यही इस वंश के क्या रहे होंगे, संस्थापक रहे होंगे। ये सब जानकारी कहाँ, बालाघाट के एक समीप का गांव रघोली। तो रघोली में जो ताम्रपत्र मिला है वहां जानकारी मिल रहा है कि प्रमुख शासक कौन रहे होंगे, श्रीवर्धन जो है संस्थापक के रूप में इनको माना जा रहा है। जो इनके जो पौत्र हैं, है ना, श्रीवर्धन के पौत्र, उनका नाम क्या था, श्री पृथ्वीवर्धन। तो इनके पौत्र हैं, बेटा नहीं पौत्र, सीधी सी बात है, नाती। तो श्रीवर्धन के बाद क्या है, श्री पृथ्वीवर्धन के बाद जयवर्धन, यानी श्रीवर्धन का जो पौत्र हैं जयवर्धन। तो इनके विषय में हमको मुख्य रूप से जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि 6वीं 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मंदिर निर्माण कला में अपनी भूमिका निभाई थी। और ऐसा भी एक प्रश्न पूछा जाता है, अभी तक जनरली पूछा नहीं गया है, लेकिन इस बार अब पूछा जा सकता है कि जो शैल वंश रहे हैं, इन शैल वंश का जो समकालीन शासक है वो कौन है। ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कहिएगा इनके जो समकालीन हैं, ठीक है, इस प्रकार का साइन हम कर लेते हैं, समकालीन है सरभपुरीय शासक। क्या बोलोगे, सरभपुरीय शासक। सरभपुरीय शासक के विषय में मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया है। आप प्रीवियस क्लास में जा करके जरूर और जरूर सरभपुरीय शासक के विषय में जानकारी लीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, प्रीवियस, इससे पहले वाला क्लास जो है हम लोग सरभपुरी शासक पर ही डिस्कस कर रहे थे। तो सरभपुरी कौन थे, मुख्य रूप से शैलवंशी शासकों के समकालीन थे। ऐसा माना जाता है कि आगे चल करके इन राजाओं का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा, और उत्तराधिकारी नहीं बचने के कारण इनका पतन हो गया छत्तीसगढ़ में, है ना। तो छत्तीसगढ़ में दुर्ग क्षेत्र में एक राजवंश था जिनको हम सूर्यवंशी राजवंश कहते हैं। 7वीं 8वीं शताब्दी में इनको ही हम लोग शैल वंश के नाम से जानते हैं। इनका सोर्स हमें एक तो दुर्ग से और दूसरा बालाघाट के समीप का एक गांव है रघोली। तो रघोली में प्राप्त ताम्रपत्र से हुआ है, जहां पर श्रीवर्धन को संस्थापक माना गया, इसका शैल वंश का। इसके पौत्र कौन है, श्रीवर्धन, श्री पृथ्वीवर्धन, और श्रीवर्धन के पौत्र एक और कौन है, जयवर्धन। तो इनकी विषय में हमको जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आया भाई। चलो, अब हम मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट राजवंश रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट राजवंश रहा है, इसके विषय में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशली नल वंश। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग लाइव जो आ रहे हैं जल्दी से लाइव आते जाएं और क्लास में कनेक्ट होते जाइएगा। हम मुख्य रूप से अब जो बहुत इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी है नल वंश, तो नल वंश पर बात करना चाहते हैं। नल डायनेस्टी, नल, इसे हम कहते हैं नल वंश। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, नल वंश कहते हैं। ठीक है, अब देखो नल वंश की बात करें ना, तो 4वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक, 4वीं से लेकर 12वीं सदी तक, चौथी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक, 12वीं सदी तक नल वंश ने छत्तीसगढ़ में शासन किया। दूसरी बात, ये जो नलवंशी शासक हैं छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से, है ना, तो ये नलवंशी शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ में एक प्लेस आप लोग ध्यान में रखिएगा, भोपाल पट्टनम, जिसको हम पुष्करी के नाम से पुकारते थे, और एक उड़ीसा में आप ध्यान में रखिएगा कोरापुट। क्या है, कोरापुट, है ना। तो एक उड़ीसा में क्या है, कोरापुट। छत्तीसगढ़ में बीजापुर एरिया आप देखिएगा, ये क्या है, पुष्करी, भोपालपट्टनम। एक और मैंने आपको और बताया कि जो कांकेर एरिया है ना, कांकेर एरिया, इस कांकेर एरिया में एक प्लेस को भी कोरापुट मान लिया जाता है, ऐसा इतिहासकार, बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं। तो कभी कभी कांकेर क्षेत्र में भी कोरापुट को ले लिया जाता है, लेकिन जनरली कोरापुट जो है उड़ीसा क्षेत्र से संबंधित है, और एक क्या है, पुष्करी, भोपालपट्टनम। तो मूल रूप से हम लोग देखें तो नलवंशी जो शासक थे छत्तीसगढ़ के इसी प्रमुख क्षेत्र में निवास करते थे। इनका जो पूरा का पूरा साम्राज्य था इसी क्षेत्र में फैला हुआ था। क्लियर, लगभग ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 4वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक, है ना, कलचुरी राजवंश ने लगभग 550 से लेकर कहां 1740 तक छत्तीसगढ़ में लगभग 1200 वर्ष तक शासन किया। इसने भी कोई कम शासन नहीं किया, छत्तीसगढ़ में लगभग 800 साल का शासन किया इन्होंने, लगभग 800, अबाउट ना
अबाउट शब्द जोड़ देना जरूरी है। तो अबाउट लगभग 800 वर्षों तक इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया है। किसने? नलवंशी शासकों ने। कब से कब? 5वीं से 12वीं, कहीं कहीं लिखा हुआ है लगभग 34 से 12वीं शताब्दी तक इसको माना जाता है। इसको नल नागवंश या नालास वंश के नाम से भी कई बार पुकार दिया जाता है। इसी को नल नागवंश कहा गया है, नल नागवंश कहा गया है। ठीक है, और इसे ही नालास वंश के नाम से भी पुकारा जाता है, नालास वंश के नाम से भी पुकारा जाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सारे शब्द आपको टर्म याद रखने चाहिए। नल वंश, नल डायनेस्टी को ही हम नल नागवंश के नाम से भी पुकारते हैं, इसे ही हम नालास वंश के नाम से पुकारते हैं। 4वीं से 12वीं शताब्दी तक लगभग 800 साल तक छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में शासन करने वाला प्रमुख राजवंश क्या है? नलवंश है, जिसने छत्तीसगढ़ में पुष्करी, भोपालपट्टनम और उड़ीसा के कोरापुट क्षेत्र में अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। यहां पर हम लोग देखना चाहते हैं कि इनकी जो मुख्य रूप से प्राचीन राजधानी रही है, प्राचीन राजधानी थी कोरापुट, और नवीन राजधानी किसको बनाया इन्होंने? पुष्करी भोपालपट्टनम को। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये भोपालपट्टनम में लिख देता हूं ताकि आपके ध्यान में रहे। भोपालपट्टनम है ना, और कोरापुट उड़ीसा, ये जो है ओल्ड कैपिटल था। क्या था? ओल्ड कैपिटल था। और न्यू कैपिटल इनका क्या रहा है? भोपालपट्टनम या पुष्करी, न्यू राजधानी या न्यू कैपिटल। तो ये दोनों बातें आपको विशेष करके ध्यान में रखना है, ओल्ड कैपिटल भी ध्यान में रखना और न्यू कैपिटल भी ध्यान में रखना। क्लियर? यहां तक सबको समझ में दिख रहा है ना? मैं इधर हट जाता हूं, आप थोड़ा सा हट जा रहा हूं इसलिए ताकि आप लोग अच्छे से लिख पाओ। अगर मैं बीच में आता हूं तो आप लोग लिख नहीं पाते हो। बहुत से स्टूडेंट बोलते रहते हैं सर थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो बिल्कुल आप लोग लिखिए। मैं थोड़ा किनारे हो जा रहा हूं, आप लोग आराम से इसको नोट भी करते जाओ साथ साथ मेरे, है ना? तो भाई छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से हम लोग देख रहे हैं पुष्करी और कोरापुट क्षेत्र में नल नागवंश, नालास वंश या नल डायनेस्टी, नल वंश का साम्राज्य रहा है। मुख्य रूप से हम लोग देखना चाहेंगे कि इनकी जानकारियां हमको कहां कहां से प्राप्त हो जाती हैं। तो बहुत सारी जानकारियां आर्कियोलॉजिकल भी रहा है ना, और बहुत सारे ऐसे सोर्स भी प्राप्त हुए हैं जिनके संदर्भ में हम लोग कह सकते हैं कि नल वंश निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में राजपाट किया रहा होगा या किया था। तो इसके साक्ष्य हम कह सकते हैं, एविडेंस, प्रमुख साक्ष्य क्या हैं, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख साक्ष्य क्या है। तो एक तो ध्यान में रखिएगा, समुद्रगुप्त का हरिसेनकृत प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त का पहला याद रखिएगा, समुद्रगुप्त का हरिसेनकृत प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त का हरिसेनकृत क्या बोलोगे? प्रयाग प्रशस्ति। अच्छा, इसको थोड़ा सा मिटा लीजिए, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। नाउ दिस इज करेक्ट। तो समुद्रगुप्त का हरिसेनकृत प्रयाग प्रशस्ति, और क्या लिखोगे भाई? भवदत्त वर्मा का रिद्धिपुर ताम्रपत्र। भवदत्त वर्मा का रिद्धिपुर ताम्र पत्र। भवदत्त वर्मा का रिद्धिपुर ताम्रपत्र। इसके बाद लिखिएगा ये कहां से मिला है? अमरावती से। वहीं आगे एक और लिखिए, पोड़ागढ़ शिलालेख, जयपुर राज्य में है ना, पोड़ागढ़, जयपुर, पोड़ागढ़ अभिलेख, जयपुर से पोड़ागढ़ अभिलेख। और क्या जानकारी, और कहां से जानकारी मिली है भाई? तो और लिखिएगा, अर्थपति भंडारक का केसरा बेड़ी अभिलेख। अर्थपति भट्टारक का, अर्थपति भट्टारक का केसरी बेड़ा अभिलेख, केसरी
बेड़ा अभिलेख, केसरी बेड़ा अभिलेख, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पंडिया पाथर अभिलेख उड़ीसा से, लास्ट में आप ध्यान में रखना, पंडिया पाथर अभिलेख उड़ीसा, पंडिया पाथर अभिलेख ये कहां है? उड़ीसा। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने देखा कि भाई इसके साक्ष्य में कहां कहां से मिल जाते हैं। तो समुद्रगुप्त का हरिशयनकृत प्रयाग प्रशस्ति से, भवदत्त वर्मा का रिद्धि ताम्रपत्र, पोड़ागढ़ अभिलेख, अर्थपति भट्टारक का केसरी बेड़ा अभिलेख, इसके अलावा पंडिया पाथर अभिलेख उड़ीसा से हमको इनके विषय में जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि वायु पुराण में भी इनके विषय में बताया गया है। कहां? वायु पुराण में भी इनके विषय में बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इनके विषय में हमको वायु पुराण में भी जानकारी मिलती है, वायु पुराण में। इसके अलावा भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले जिनको हम कॉइन्स कहते हैं, मुद्राएं कहते हैं, कॉइन्स। कुछ मुद्राएं मिली हैं। देखो, ये मुद्राओं की अगर हम बात करें तो एडेंगा, केशकाल कुंडा गांव से एडेंगा नामक प्लेस है, तो एडेंगा केशकाल कुंडा गांव है ना, केशकाल कुंडा गांव। तो केशकाल कुंडा गांव से एडेंगा नामक प्लेस से हमें कुछ कॉइन्स प्राप्त हुआ है। लगभग 32 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। कितने? 32 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, और जो कि वराह राज के माने जाते हैं। वराह राज नामक राजा हैं, वराह राज जो कि छत्तीसगढ़ में वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं नल वंश के। तो उसी के सिक्के मूल रूप से हमें प्राप्त हो जाते हैं। एक स्वर्ण सिक्का भवदत्त वर्मन का मिला हुआ है और 2 स्वर्ण सिक्के अर्थपति भट्टारक के मिले हुए हैं, जिसका अध्ययन डॉक्टर वासुदेव मिरासी के द्वारा किया गया है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एडेंगा से हमको जो स्वर्ण सिक्के प्राप्त हो रहे हैं, इसका जो अध्ययन है किसने किया है? अध्ययन किसने किया है? इन सिक्कों का अध्ययन किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मी, आप कहेंगे डॉक्टर वासुदेव, डॉक्टर वासुदेव जी के द्वारा। किसके द्वारा बोलोगे? डॉक्टर वासुदेव मिरासी जी के द्वारा। इसका अध्ययन हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नल वंश क्या है, कितने वर्षों तक शासन किया, इनकी राजधानियां कहां थी, इनके साक्ष्य में कहां कहां से मिलते हैं, ये सब आप लोग जान गए। और इतना जान गए तो फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे इनके प्रमुख राजवंशों के संदर्भ में। ठीक है, प्रमुख राजवंश में कौन कौन से प्रमुख राजा थे, इन राजाओं को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे भाई। तो ध्यान दीजिएगा, इसके जो प्रमुख शासक थे, आगे चल करके मैं कुछ और सोर्स के विषय में आप लोग को बताऊंगा। जैसे कि आगे चलकर हम इनके एक प्रमुख राजा थे समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के अलावा हम लोग देखेंगे कि राजिम के संदर्भ में, तो राजिम क्षेत्र में भी हमें इनके विषय में विलासतुंग के संदर्भ में जानकारियां मिल जाती हैं। तो वहां पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। ध्यान दीजिए, नल वंश के जो प्रमुख शासक थे ना, ये कौन है? प्रमुख शासक कौन कौन है? प्रमुख शासक, इन प्रमुख शासकों को आप लोग ध्यान में रखना। प्रमुख शासक कौन कौन है? देखिए, इन सभी शासकों के विषय में हम लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं। जो आदि पुरुष माना जाता है इस राजवंश का, उनका नाम क्या था? शिशुक। ठीक है, क्या नाम है? शिशुक। क्या नाम है बताओ? शिशुक। शिशुक का जो कार्यकाल है 240 से लेकर 330 के मध्य माना जाता है। 240 से लेकर 330 तक ये जो है माना जाता है। आगे जो है इनके बाद जो है व्याघ्रराज। व्याघ्रराज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी प्रश्न जनरली बनता है। समुद्रगुप्त ने व्याघ्रराज को पराजित कर व्याघ्रहंता की उपाधि धारण करी थी करके पढ़ते हो आप लोग। तो व्याघ्रराज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 330 से 370, 330 से
370 ईस्वी। व्याघ्रराज के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और व्याघ्रराज के पश्चात हम लोग पढ़ेंगे वृषभराज। वृषभराज, वृषभराज कौन है भाई बताओ? वृषभराज। और वृषभराज का कार्यकाल आप देखिएगा 370 से 400 ईस्वी। 370 से 400 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वृषभराज के पश्चात हम पढ़ेंगे वराहराज, और वराहराज को ही छत्तीसगढ़ में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वराहराज। और वराहराज का जो मूल रूप से कार्यकाल है वह होगा 400 से 435 ईस्वी। 400 से 435 ईस्वी। वराहराज के पश्चात आप देखिए, इन राजाओं को आप नोट करते जाओ और इसी में हम लोग इन राजाओं के विषय में जानकारियों को पढ़ते जाएंगे। आप लोग को नोट्स भी कुछ इस प्रकार से बना लेना है ताकि नोट्स में आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आप इधर ही थोड़ा सा और पेज छोड़ देना है ना नोट्स बनाते हुए। बीच में कोरा पेज में बनाओगे तो और अच्छा रहेगा, ब्लैंक पेज में। तो बीच में राजाओं का नाम लिखना, फिर यहीं पर हम इनके जो प्रमुख कार्य हैं उनको भी साथ में लिखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। वराहराज के बाद आप लिखना भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन, भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन के बाद अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक। और अर्थपति भट्टारक के बाद देखिएगा स्कंद वर्मन, फिर स्तंभराज। स्कंद वर्मन, स्कंद वर्मन। स्कंद वर्मन के बाद आप देखेंगे स्तंभराज। स्तंभराज। थोड़ा सा इनका कार्यकाल भी हम लोग देखते चलते हैं। भवदत्त वर्मन की बात करें तो 400 वराहराज का हो गया। वराहराज के बाद भवदत्त वर्मन 435 से 465। 435 से 465 ईस्वी। अब यहां पर 465 से ले लो। 400 अर्थपति भट्टारक में 465 से जाना 480 तक, ठीक है, 480 तक। हालांकि इनका वैसे भी डेट वगैरह पूछेगा नहीं कितना कार्यकाल तक रहा, लेकिन आप लोग नोट्स बना रहे हो तो कंप्लीट नोट्स बना लो। स्कंद वर्मन की बात करें तो स्कंद वर्मन का जो कार्यकाल है 480 से लेकर के 515 तक हो जाएगा। 480 से 515 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्तंभराज, ठीक है, स्तंभराज। तो स्तंभराज का जो कार्यकाल है, स्तंभराज का आप लिखिएगा 515 से 550 तक। बढ़िया शासन कर लिया ये तो है ना, 550 ईस्वी तक अच्छा खासा शासन कर लिया भाई स्तंभराज। स्तंभराज के बाद आप लिखिएगा, स्तंभराज के बाद नंदराज, पृथ्वीराज और विरूपाक्ष। नंदराज, पृथ्वीराज और पृथ्वीराज के बाद आप लिखिएगा विरूपाक्ष। विरूपाक्ष। नंदराज का जो कार्यकाल है, नंदराज का कार्यकाल 550 से 585, 550 से 585 ईस्वी। वहीं हम अगर पृथ्वीराज की बात करें तो पृथ्वीराज का कार्यकाल होगा 585 से 625, 585 से 625। लगभग 800 साल तक इन्होंने शासन किया है। ऐसे वैसे तो राजा थे नहीं, है कि नहीं। विरूपाक्ष के विषय में हम लोग देखें तो 625 से 660, 625 से लेकर के 660 ईस्वी। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। विरूपाक्ष के बाद ही बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं हमारे, जिनके विषय में इतिहास में बहुत विशेषकर बताया गया है, विलासतुंग। तो विलासतुंग के विषय में हमको राजिम से जानकारियां मिलती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे भाई। विलासतुंग,
और विलास तुंग के बाद हम लोग जानेंगे, विलास तुंग के बाद पृथ्वी व्याघ्र, पृथ्वी व्याघ्र, इनका देखिए 660 से आप लीजिएगा, देखो विलास तुंग का 660 से 700 ईस्वी, सीधा 700 ईस्वी तक चले जाओ, 700 ईस्वी, और यहां पर फिर 700 ईस्वी से आगे बढ़िएगा। पृथ्वी व्याघ्र का 700 से 740 तक जाइए, 740 ईस्वी। इसके बाद दो प्रमुख राजा और हैं जिनके विषय में हमको पढ़ना है, थोड़ी सी जानकारियां इनके विषय में भी होनी चाहिए आपको। पृथ्वी व्याघ्र के पश्चात भीमसेन देव और नरेंद्र थबल, भीमसेन देव, भीमसेन देव और नरेंद्र थबल। कहीं कहीं नरेंद्र धवल लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना, नरेंद्र थबल भी लिखा हुआ है कई जगह, कई जगह नरेंद्र धवल भी लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ही वॉज लास्ट एम्परर ऑफ नल डायनेस्टी। 700 से 740, फिर 740 से बीच का समय, कुछ समय समझ में नहीं आता है सीधा सीधा कि बीच का कार्यकाल कहाँ चला गया था। भीमसेन के बारे में फिर जानकारी मिलती है 900 से 935, बीच में अंधकार युग आप कह सकते हो, 900 से 935 ईस्वी। उसके बाद फिर यहाँ जाइएगा 935 से लेकर के 961 ईस्वी। क्लियर? तो इस प्रकार से इन प्रमुख राजाओं के विषय में हम लोग अब एक एक करके बात करेंगे भी। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्स्ट एट ऑल वी विल टॉक अबाउट सिसुक। सिसुक कौन है? सिसुक के विषय में सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि सिसुक वास्तव में कौन थे। तो नलवंशी शासकों के विषय में हमने पहले ही बताया कि पौराणिक कथाओं में भी नलवंशी शासकों के विषय में जानकारियां मिलती हैं। साथ ही साथ हमको बहुत सारे ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में भी नलवंशी शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण हो गया और महाकाव्य। महाकाव्य क्या क्या है जरा कमेंट में बताओ तो। चलो आप लोग जब तक कमेंट में बताइए महाकाव्य क्या है, मुझे कमेंट में बताओ। महाकाव्यों की संख्या कितनी है, किसे महाकाव्य कहते हैं? महाभारत और रामायण। तो महाभारत रामायण में भी हमें नलवंशी शासकों के विषय में जानकारी मिल जाती है। जो प्रथम शासक थे ना, प्रथम शासक कौन है जरा बताओ। यहां पर इसको यार थोड़ा सा 290 कर लेना, ठीक है? इसको क्या, इसमें थोड़ा सा इसको कर लेना आप 290, ठीक? 290 से लेकर 330 ईस्वी। तो सिसुक जो है ना, सिसुक जो है नल वंश के आदि पुरुष या प्रथम शासक माने जाते हैं। आदि पुरुष या इनको ही हम कहते हैं प्रथम शासक माने जाते हैं। जो सिसुक है ना, सिसुक जो है आदि पुरुष में माने जाते हैं, या इनको ही पौराणिक साहित्य में इनका उल्लेख मिलता है कि नल वंश के क्या रहे होंगे, संस्थापक रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें व्याघ्रराज की, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी व्याघ्रराज, ध्यान दीजिएगा व्याघ्रराज के विषय में आप लोग ध्यान रखेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि नल वंश, हम लोग नल वंश ही पढ़ रहे हैं ना, नल वंश, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नल वंश के आदि पुरुष या प्रथम शासक कौन माने जाते हैं, तो आप कहेंगे सिसुक, जिनके विषय में हमको पौराणिक कथाओं में जानकारी मिलती है। व्याघ्रराज मोस्ट आईएमपी है। व्याघ्रराज 303 से 370 में इन्होंने शासन किया। देखो महाकांतार क्षेत्र में मुख्य रूप से शासन कर रहे थे। कहां? महाकांतार में। तो हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में हमको इनके विषय में जानकारियां मिल जाती हैं। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के एक भारत के नेपोलियन माने जाते हैं। नेपोलियन, भारत के नेपोलियन कौन? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने एक अभियान, दक्षिण विजय अभियान चलाया था, उड़ीसा को जीतने के लिए चले थे। दक्षिण विजय अभियान की हम लोग बात करें तो दक्षिण विजय अभियान में इन्होंने मुख्य रूप से हम देखते हैं कि ग्रहण मोक्षा अनुग्रह नीति, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति,
कौन सी नीति है बताओ? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। ये किसके नीति है भाई? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति में ये बताया गया है कि व्याघ्रराज जो कि महाकांतार के राजा थे, कहां के राजा? शासक थे कहां के? पुष्करी या भोपालपट्टनम क्षेत्र में ये महाकांतार के राजा थे। महाकांतार, महाकांतार किस समय बस्तर को महाकांतार कहा जाता था? तो बस्तर जो महाभारत काल था, महाभारत काल में बस्तर को महाकांतार कहा जाता था। तो ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने जब दक्षिण विजय अभियान किया था, दक्षिण को जीतने चले थे, तो उन्होंने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति अपनाया, जिससे दक्षिण क्षेत्र को हम विजित करते जाएंगे और अपने अधीन करते हुए उनको शासन करने के लिए छोड़ देंगे। तो व्याघ्रराज नामक जो शासक थे उनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया और समुद्रगुप्त ने पराजित करके व्याघ्रहंता की उपाधि धारण करी थी। ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत व्याघ्रराज को हराया और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण करी। व्याघ्रहंता की उपाधि, उपाधि का मतलब होता है टाइटल, इन्होंने धारण किया था। दूसरी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो समुद्रगुप्त का दक्षिण विजय अभियान है, ये हमें कहां जानकारी मिल रही है? हरिसेनकृत प्रयाग प्रशस्ति। तो उसको चाहेंगे तो बगल में लिख लीजिए, हरिसेनकृत प्रयाग प्रशस्ति से हमको इनके विषय में जानकारी मिलती है। वृषभराज, इसके बाद कौन है? वृषभराज। क्या नाम है? वृषभराज। इनके शासन काल में ना कोई मानक जानकारी हमको नहीं मिलती है, लेकिन इन्होंने लगभग 30 साल तक शासन किया है। तो कहीं ना अभिलेख प्राप्त हुआ है, ना लेख, ना क्वाइंस इत्यादि में इनके शासन काल का विवरण नहीं मिलता है, मतलब मानक जानकारी नहीं है। ऐसा कहिएगा, स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है। स्टैंडर्ड सोर्स या स्टैंडर्ड सोर्स, मानक जानकारी, स्टैंडर्ड सोर्सेस उपलब्ध नहीं। ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स उपलब्ध नहीं है किसके विषय में? वृषभराज के विषय में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? सब लोग लाइव हो जाएं जल्दी से और ध्यान से सुनिएगा। तो वृषभराज के बारे में कोई हमको स्टैंडर्ड सोर्स प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनके विषय में आपको विशेष करके जानना चाहिए, उनका नाम क्या है भाई? वराहराज। क्या नाम है? वराहराज। He is very important personality. Again, you can say that Varahraj is most IMP personality and you have to remember him. वराहराज, वराहराज को ही ना इस वंश का प्रथम वास्तविक शासक माना जाता है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि प्रथम वास्तविक शासक थे। ठीक है, प्रथम वास्तविक शासक। तो वराहराज, इनकी जो कार्यकाल की अवधि है 400 से 435 ईस्वी के मध्य, और इनको ही वराहराज को ही माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में ये प्रथम वास्तविक शासक रहे होंगे। और ऐसा माना जाता है कि बस्तर में ये जो शासक थे ना, ये किसी के डोमेन में नहीं थे। डोमेन मतलब अधीन नहीं थे, उपनिवेश नहीं थे, ये अपने आप में स्वतंत्र शासक थे। तो ऐसा भी कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो बस्तर एरिया है, महाकांतार एरिया है, महाकांतार में स्वतंत्र शासक कौन हुए प्रथम नलवंश में? तो आप कहेंगे वराहराज ही थे। कौन थे भाई, जरा बताओ? वराहराज ही थे। तो ऐसा माना जाता है कि वाकाटक वंश के साथ इनका जनरली संघर्ष होता रहा है। तो ऐसा आप कह सकते हैं, एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि नल वंश के समकालीन शासक कौन थे? ऐसा भी प्रश्न अब घुमा करके किया जा सकता है। तो नल वंशी के समकालीन शासक कौन थे? वाकाटक शासक थे, वाकाटक। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि नल वंश के जो समकालीन शासक थे, यहां पर मैं लिख देता हूं समकालीन। समकालीन, तो समकालीन कौन थे? वाकाटक। समकालीन कौन थे? तो वाकाटक शासक थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कोंडागांव के एडेंगा नामक स्थान में, कोंडागांव के एडेंगा नामक स्थान में हमें स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, लगभग 32 स्वर्ण मुद्राएं हमें यहां से प्राप्त हो रही हैं। 400 से 440 ईस्वी के मध्य की मुद्राएं
हमें प्राप्त होती हैं। एडेंगा मूल रूप से हम लोग देखें तो कोंडागांव क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर हमें लगभग 32, कहीं कहीं 29 लिखा होगा, 29, तो उसको आप लोग 32 लिख लेना। लगभग 32 मुद्राएं हमको प्राप्त होती। हालांकि कुछ अन्य भवदत्त वर्मा और अर्थपति भट्टारक की भी एक एक मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं, लेकिन लगभग 29 जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वराह राज से संबंधित हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है, इन मुद्राओं के हिसाब से हमें पता चलता है कि जो वराह राज थे ना, ये शैव मतावलंबी थे, शैव धर्म को मानते थे। शैव मतावलंबी, शैव मतावलंबी, ठीक है। कैसे थे भाई? शैव मतावलंबी थे, यानी कि शैव धर्म का पालन करते थे। साथ ही साथ आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो मुद्राएं मिली हैं, कई जगह हमको कुछ उत्कीर्ण प्राप्त हुआ है, कुछ जानकारी प्राप्त हुआ है। वराह राज ने जो प्रथम वास्तविक शासक हैं, शैव मतावलंबी थे। एडेंगा से हमको 29 स्वर्ण मुद्राएं इनकी मिली हैं, एक मुद्रा भवदत्त वर्मन, एक अर्थपति भट्टारक। इस प्रकार से कुल एडेंगा से हमको कोंडागांव एडेंगा से लगभग हमको 32 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो जाती हैं। वराह राज के विषय में कुछ सिक्कों पर हमको मिला है श्री वराह राजस्य उत्कीर्ण मिला है। इन स्वर्ण मुद्राओं पे लिखा है श्री वराह राजस्य। क्या उत्कीर्ण है जरा बताइए? श्री वराह राजस्य कहीं कहीं पर उत्कीर्ण मिला है। इन सिक्कों में ही हमें जानकारियां मिल जाती है। क्लियर है? मिरासी के अनुसार जो है वराह राज भवदत्त के पिता थे, शैव मतावलंबी थे। ऐसी भी जानकारियां हमें कहीं कहीं मिलती है। आगे चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक और स्कंद वर्मन की। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम भवदत्त वर्मन को जानना चाहते हैं। भवदत्त वर्मन के विषय में हम बात करें तो बरार से लेकर के कोरापुट तक इनका पूरा का पूरा शासन व्यवस्था था, पूरा साम्राज्यवादी नीति इन्होंने पालन किया था। ये महाराजा या भट्टारक की उपाधि धारण करते थे। तो इनकी जो टाइटल थी ना, ये टाइटल आपसे पूछा जा सकता है। टाइटल का मतलब होता है उपाधि। तो ये दो टाइटल लेते थे, एक तो महाराजा का टाइटल और दूसरा भट्टारक। इसीलिए भवदत्त वर्मन को भट्टारक भी कहा जाता है, भट्टारक। आगे चल करके इनका जो उत्तराधिकारी होगा उनका नाम ही अर्थपति भट्टारक हो जाएगा अपने पिता के टाइटल पर, है ना। तो भवदत्त वर्मन का टाइटल क्या था? मुख्य रूप से महाराजा और भट्टारक। ये साम्राज्यवादी विचार के शासक थे। इन्होंने कोरापुट से लेकर के पूरा पुष्करी भोपाल पटना तक अपना पूरा साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। क्लियर? देखो, इनकी पत्नी का नाम अचाली भट्टारिका थी और पुत्र थे अर्थपति भट्टारक और स्कंद वर्मन। तो आगे चल करके हम देखेंगे कि इन्हीं के जो दो पुत्र हैं, ठीक है, भवदत्त वर्मन के जो दो पुत्र हैं, तो दो पुत्र होंगे, एक होंगे अर्थपति भट्टारक और एक होंगे स्कंद वर्मन। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। भवदत्त वर्मन और इनकी पत्नी, ठीक है, भवदत्त वर्मन इनकी पत्नी का नाम क्या बताया? अचाली भट्टारिका। अचाली भट्टारिका। बोल देते हैं, बोल नहीं देते हैं। चाहे बिलासपुरहीन, ऐसा नहीं बोल देते हैं जी। रायपुरहीन, ऐसे। तो वही भट्टारिका है, तो भट्टा इनको जो है भट्टारक बोल रहे हैं भवदत्त वर्मन को, तो उनकी पत्नी का नाम क्या? भट्टारिका। तो अचाली भट्टारिका है ना इनकी पत्नी, और इन दोनों के दो पुत्र थे। कौन कौन? एक तो अर्थपति भट्टारक और एक स्कंद वर्मन। क्लियर है? यहां तक समझ में आया क्या? चलिए देखो, भवदत्त वर्मन के विषय में ना हमें पोड़ागढ़ शिलालेख से जानकारी मिली है। इनके विषय में जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो पोड़ागढ़ जयपुर में है, पोड़ागढ़ अभिलेख। तो पोड़ागढ़ से हमें इनके विषय में जानकारी मिली है, जो कि जयपुर में है। तो पोड़ागढ़ अभिलेख में हमें भवदत्त वर्मन के विषय में जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। क्लियर?
देखो पोड़ागढ़ जो है ना, ये प्रस्तर अभिलेख माना जाता है मूल रूप से, और नल वंश के जो प्रथम शासक रहे होंगे उन लोगों ने ही इस पोड़ागढ़ अभिलेख को बनवाया होगा, ऐसा माना जाता है। ताम्रपत्र की बात करें तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र से भी हमें इनके विषय में जानकारी मिलती है। एक तो पोड़ागढ़ अभिलेख है और दूसरा लिखिएगा रिद्धिपुर ताम्रपत्र। रिद्धिपुर ताम्रपत्र से भी हमें भवदत्त वर्मा की जानकारी मिल जाती है। एडेंगा कोंडा गांव में श्री भवदत्त राजस्य के विषय में भी जानकारियां हमें मिली हैं। भवदत्त वर्मा का अंकन भी हमें एडेंगा के कोंडा गांव से मिला है। एक सिक्का इनके विषय में भी हमको प्राप्त हो जाता है। गुप्तों की जो राजधानी रही है उसका उस क्षेत्र में गुप्तों की राजधानी के अधीन हम लोग देखें तो ये पहले शासक माने जा सकते हैं। और नागपुर क्षेत्र में भी इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। किसने? भवदत्त वर्मा ने। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने सोने के बहुत ज्यादा सिक्के चलवाए थे, तो भवदत्त वर्मा उनमें से एक माने जा सकते हैं कि भवदत्त वर्मा के द्वारा भी बहुत सारे सोने के सिक्के चलाए गए थे। क्लियर? यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं सीधा अर्थपति भट्टारक की ओर। अर्थपति भट्टारक और स्कंदवर्मन दोनों किसके पुत्र हैं? तो भवदत्त वर्मा के पुत्र हैं। उपाधि ये भी क्या रखते हैं? अर्थपति नाम है, लेकिन अपने पिता का जो उपाधि था भट्टारक का, ये भी उपाधि भट्टारक ही रखते हैं। शासनकाल 465 से लेकर के 480 तक। उड़ीसा में पंडिया पाथर अभिलेख से इनके विषय में जानकारियां मिलती हैं। उड़ीसा से पंडिया पाथर, उड़ीसा के पंडिया पाथर अभिलेख से हमें किसके विषय में? तो अर्थपति भट्टारक के विषय में जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें केसरी बेड़ा अभिलेख, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, एक और ध्यान में रखिएगा, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। एक तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र हो गया, एक केसरी बेड़ा ताम्रपत्र लिखना, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। वकाटक राजवंश के साथ इनका जो संघर्ष रहा है उसके विषय में हम लोग को रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से ही जानकारियां मिलती हैं। हम लोग पढ़े वकाटक वंश जाकर के प्रीवियस क्लास में, आप लोग पढ़ना क्या बताएं हम लोग। तो अर्थपति ने नलों की जो प्राचीन राजधानी है उसको पुनः इन्होंने बनवाया था, ऐसा माना जाता है, जिनको भवदत्त वर्मन के समय पूरा तहस नहस कर दिया गया था। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र में इनके विषय में हमको ये सब जानकारियां प्राप्त हो जाती। एडेंगा में हम लोग देखते हैं कि अर्थपति भट्टारक के संदर्भ में 2 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कितने सिक्के? 2 कॉइन्स। तो एडेंगा में सर्वाधिक सिक्के किसके विषय में प्राप्त हुए हैं? अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप कहिएगा वराहराज के विषय में। फिर भवदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक के विषय में भी हमें कुछ सिक्के प्राप्त हो जाते हैं। आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे स्कंदवर्मन, स्तंभराज, नंदराज, पृथ्वीराज और विरूपाक्ष के विषय में। और ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो प्रमुख राजा हुए हैं जिनका नाम है स्कंदवर्मन, तो अर्थपति का अनुज के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। अर्थपति का अनुज, अर्थपति का अनुज कहा जाता है। भाई ये अनुज थे ना, छोटे भाई थे अर्थपति का, तो अर्थपति भट्टारक के अनुज हैं, छोटे भाई हैं कौन? स्कंदवर्मन। तो ये अनुज हैं किसके? अर्थपति के। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। किसके अगर पुत्र हैं करके पूछा जाए तो पुत्र हैं तो आप लोग तो जान गए भाई, अचाली भट्टारिका, भवदत्त वर्मन के 2 पुत्र अर्थपति भट्टारक और स्कंदवर्मन। अर्थपति भट्टारक के ही छोटे अनुज हैं, छोटे भाई कौन है? तो स्कंदवर्मन है। स्कंदवर्मन का अगर शासन देखा जाए तो आप कहेंगे 480 से लेकर 515 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। कहां शासन किया? तो स्पष्ट रूप से आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इन्होंने भोपाल पट्टनम या पुष्करी में से शासन किया। भोपाल पट्टनम, हम पुष्करी के नाम से जानते हैं ना। तो स्कंदवर्मन ने भोपाल पट्टनम पुष्करी में शासन किया। मूल रूप से इन्होंने, ऐसा माना जाता है, पुष्करी जो तहस नहस कर दिया गया था युद्ध के समय, उसको इन्होंने पुनः बसाया, अर्थात पुष्करी का इन्होंने पुनरुद्धार कर लिया। पोड़ागढ़ अभिलेख में
हमें इनके विषय में जानकारी मिलती है। नलान्य मरवस्य ऐसे करके एक इनके विषय में कुछ कुछ जानकारियां प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो पोड़ागढ़ अभिलेख इनके संदर्भ में विशेष करके आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक तो पोड़ागढ़ अभिलेख स्कंद वर्मन के विषय में जानकारियां हमें देता है। पोड़ागढ़ अभिलेख हमें इनके विषय में जानकारियां प्रदान करता है। क्लियर है। आगे चल करके हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं स्तंभ राज और नंद राज के विषय में। स्तंभ राज और नंद राज के विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जानकारियों का थोड़ा बहुत अभाव है इनके विषय में। चालुक्य, वेंगी के चालुक्य इस समय आक्रमण कर रहे थे, तो चालुक्यों के साथ इनका संघर्ष हुआ था, ऐसा आप कह सकते हैं। वेंगी के चालुक्यों के साथ इनका संघर्ष हुआ था। तो चालुक्य वंश के जो शासक रहे हैं, चालुक्य वंश के शासकों के साथ इनका जो है संघर्ष हमको देखने को मिलता है। आगे चल करके हम सीधा सीधा बात करना चाहेंगे पृथ्वीराज, विरूपाक्ष और विलासतुंग के विषय में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं स्पेशली नल वंश के संदर्भ में। तो नंदराज के विषय में आप लोग जाने, पृथ्वीराज, विरूपाक्ष और विलासतुंग। पृथ्वीराज को एक शब्द में आप लोग क्या ध्यान में रखना कि पृथ्वीराज जो है विलासतुंग के पितामह थे और विरूपाक्ष जो है विलासतुंग के पिता थे। बस ये ध्यान में रखना कि ये जो है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी किससे संबंधित है, रिलेटेड हैं। रिलेशन बस ध्यान में रखना, रिलेशन मतलब संबंध बस ध्यान में रखना। देखो दादाजी हैं विलासतुंग के, दादाजी कौन है, पृथ्वीराज है ना, और विलासतुंग के पिता कौन है, विरूपाक्ष। बस यही ध्यान में रखना, इससे ज्यादा कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। विलासतुंग को स्पेशली याद रखना है आपको। विलासतुंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। चलिए विलासतुंग पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। विलासतुंग जो है ना, विलासतुंग के अगर विषय में बात करें तो सर्वाधिक प्रतापी राजा माने जाते हैं, पांडु वंश के समकालीन थे भाई। महाशिवगुप्त, बालार्जुन के समकालीन माने जाते हैं विलासतुंग। तो विलासतुंग के राजिम अभिलेख से इनके विषय में जानकारी मिलती है। ध्यान दीजिएगा, राजिम अभिलेख, राजिम अभिलेख। तो हमें मूल रूप से विलासतुंग के विषय में जानकारी कहां से मिलती है, राजिम अभिलेख में 700 से 740 के दौरान ये अभिलेख को मतलब बनाया गया था। तो इस अभिलेख से हमें सर्वाधिक प्रतापी राजा के विषय में जानकारी मिलती है। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, विलासतुंग किसके समकालीन थे, पांडु वंशी शासक, पांडु वंशीय शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन के ये जो है समकालीन थे। ठीक है, कौन थे, समकालीन थे। तो इस बात को भी आप लोग विशेष करके ध्यान में रखेंगे। महानदी क्षेत्र तक ये अपना पूरा क्षेत्र को विस्तार कर चुके हैं और राजिम अभिलेख में इनकी जानकारी मिल रही है। जीर्णोद्धार के संदर्भ में बताया जाता है कि कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने जो राजिम में जो मंदिर बनवाया गया था, इस राजिम के मंदिर को भगवान विष्णु के उपासक थे राजीव लोचन मंदिर का इन्होंने स्पेशली निर्माण करवाया था। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है, निर्माण के संदर्भ में यही याद रखना है कि राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। ताम्रपत्र कौन सा अभिलेख है स्पेशली, तो राजिम अभिलेख है। राजिम अभिलेख में इनके विषय में हमको जानकारी मिलती है और ऐसा कहा जाता है कि कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के समय इसका जीर्णोद्धार भी हुआ था। क्लियर। राजीव लोचन मंदिर पंचायन शैली में निर्मित विष्णु मंदिर है, पंचायन शैली में बना हुआ है। आज भी आप जाकर के राजीव लोचन मंदिर देख सकते हैं, पंचायन शैली। ये विष्णु मंदिर है भाई, ध्यान रखिएगा। विष्णु जी के उपासक थे कौन, विलासतुंग। और महाशिवगुप्त बालार्जुन शिव जी के उपासक थे, है ना, पांडुवंशी शासक हैं।
इसके बाद फिर पृथ्वी व्याघ्र, भीमसेन और नरेंद्र थबल इत्यादि के विषय में हमको बहुत सारी जानकारियां मिल जाती है। स्पेशली आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये जो इसके विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है, तो जानकारी का अभाव है, बहुत अधिक जानकारी नहीं मिली है ना, जानकारी का अभाव है। ये आप लोग ध्यान में रखना, ये अंतिम शासक हैं। कौन है? नरेंद्र थबल अंतिम शासक हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, क्या नल वंश क्या है। तो नल वंश को उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से कुछ नवीन जानकारियों के साथ और इससे आगे की जो क्लास है उस पर हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हैव अ ग्रेट डे।